नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हम आपके साथ फिर से मौजूद हैं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और सर, बहुत बहुत बधाई है आपको। अपने पिछले कार्यक्रमों में जब हमने महाराष्ट्र इलेक्शन और झारखंड इलेक्शन पे बात की थी और आपने जो आकलन लगाया था वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं बुल साई की तरह, बिल्कुल सटीक बैठा है और नतीजे वही आए हैं जो हमने बात किए थे। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आपने बिल्कुल इसी शेर की तर्ज पे बिना किसी हो हंगामा के, बिना किसी हल्ला गुल्ला के बहुत शांति से अपनी बात रख दी थी और चुपचाप आज इंतजार था नतीजों का, और जो आपके दिल में बात थी वही नतीजे आए हैं। तो सर, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप आने वाले चुनावों का आकलन कर ले। और इसके पहले हरियाणा में भी जैसे आपने आकलन किया था, जो बिल्कुल एग्जिट पोल से भी बिल्कुल विपरीत था, इस बार भी एग्जिट पोल्स भी अलग अलग बातें बता रहे थे, लेकिन आपका जो आकलन था वो बहुत बिल्कुल सटीक बैठा और नतीजे वही आए हैं जो हमने अपने कार्यक्रम में चर्चा की थी। सर, फिर से बहुत बहुत बधाई है आपको, क्योंकि अगर अभी कोई न्यूज चैनल होता या कुछ दूसरी जगह होती तो इस पे बहुत हंगामा लोग कर रहे होते और बहुत अपने आप से अपनी पीठ ठोक रहे होते, लेकिन आपने कितनी शांति से, कितने सौम्य तरीके से जो नतीजे थे उन्हें चुनाव से पहले ही सामने रख दिया और उन कारणों के साथ रखा। सर, ये वाकई बड़ी बात है और फिर से हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू अमित। मैं ये काम इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं जो ये एक्सरसाइज करता हूँ, हमारा एक छोटा सा थिंक टैंक है, सेंटर फॉर रिफॉर्म्स डेवलपमेंट एंड जस्टिस। 10-12 साल पुराना थिंक टैंक है ये, और हम लोग वहां पे काम अपने एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए करते हैं। लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं, क्या हम लोग कोई मीडिया के शो के लिए ये कार्यक्रम नहीं करते। हम लोग जो अपनी जो स्टडी करते हैं, अपने जो, और हम इसे कहते हैं परसेप्चुअल सर्वे, कि लोगों के परसेप्शन क्या है, लोग क्या चीज चाह रहे हैं, और हम उसमें कभी भी पॉलिटिकली एक्टिव, देखिए, जो एक तो जो हमारे यहाँ जो सर्वेज होते हैं, वो सर्वे करने वाले लोग जो होते हैं वो साबुन का भी सर्वे करते हैं, वो बिस्किट का भी सर्वे करते हैं और वोट का भी सर्वे कर लेते हैं, तो उनको कोई पॉलिटिकल समझ नहीं होती। दूसरी बात क्या आ गई है कि आज के टाइम में ये जो सर्वे वाली कंपनियां, ये इनके बायसेस हैं, और ये इनके सर्वेज मैनिपुलेटेड होते हैं। पार्टी के इंटरनल सर्वे हो, एक्सटर्नल सर्वे हो, जो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है, और एक ट्रेंड दिख जाती है कि भाई ये हरियाणा में एक तरफ चल गई हवा तो फिर अब दूसरी तरफ चला दी हवा, अब दूसरी तरफ हवा चला दी तो बिल्कुल इस बार के चुनाव में इन्होंने महाराष्ट्र और ये झारखंड दोनों ही सौंप दिया एनडीए को, लेकिन वैसा हुआ नहीं जी। हरियाणा में। तो मैं इस साल में, ये साल जो है 2024, मुझे आपसे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी है कि हम लोग के सारे स्टडीज एक्यूरेट आ रहे हैं। जो लोकसभा चुनाव भी जो हुए थे, मैं आपसे शेयर करूं, हमारे जो हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे कुछ चाहने वाले लोग हैं जो जानते हैं इस बात को कि मैं ये काम करता हूँ, मुझसे इन कॉन्फिडेंस बात करते हैं, मैं उन लोगों का नाम भी ले सकता हूँ आज आपके सामने। डॉक्टर विनय अग्रवाल है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी भी अपनी रुचि राजनीति में है, तो जैसे वो मुझसे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि, तो जब मैंने लोकसभा चुनाव के समय जब उनसे बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि देखिए, जो टेंडर होता है ना, टेंडर में एक रिजर्व प्राइस होता है कि रिजर्व प्राइस के नीचे नहीं जाएगा। जो टेंडर अलॉट होगा वो रिजर्व प्राइस के नीचे अलॉट नहीं होगा। तो मैंने वही कहा था कि एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही गिरेगा, लेकिन रिजर्व प्राइस के नीचे नहीं जाएगा, मतलब वो सरकार बना लेगी, और वैसा ही हुआ। और मैंने कहा था 400-800 नहीं आएगा, टेंडर जो रिजर्व प्राइस है उसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन रिजर्व प्राइस के आसपास रहेगा, वही आया। हरियाणा में मैंने ये कहा था कि जो एक चक्रव्यूह जो बुना है, मतलब जो लास्ट दिनों में जो कंसोलिडेशन किया है बीजेपी ने, एक रेनबो कोलैबोरेशन का, कॉम्बिनेशन का, जो नॉन जाट ओबीसी वोट्स का जो किया था उन्होंने, उसके बारे में मैंने बात की थी, वो भी सही आया।
और इस पर जो हम लोगों ने बात की है, मैं दर्शकों को, जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैंने 8 से 8 दिन पहले, आज तारीख हो गई 23 तारीख, तो अब लगा ले 15-16 तारीख को, और 11 दिन पहले, मतलब 11-12 तारीख, मैंने झारखंड के बारे में कह दिया था। 11, इनफैक्ट मैंने 11 दिन पहले ही कह दिया था कि मैया योजना जो है, मैया योजना, जो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो योजना है, मैया योजना, वो बेटी के ऊपर स्कोर करेगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की योजना थी। मैंने कहा था उसके ऊपर स्कोर करेगा। पहले राउंड के चुनाव के बाद मुझे थोड़ा सा संयंश हुआ था, वो इस करके हुआ था, मैंने अपनी बात रखी भी थी कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा तो बहुत ही दमखम से चुनाव लड़ रही है, बहुत ही पैशनेटली चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं लगाट पार्टी के रूप में उभर के आ रही है। लेकिन फॉर्चुनेटली सेकेंड फेज में जो ये इंडिया अलायंस है, इसके लिए फॉर्चुनेटली कांग्रेस ने सेकेंड फेज में बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ा और अपनी सारी सीटें निकाल ली। जी। कल्पना सोरेन, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि ये जो चुनाव की जो जीत है, चुनाव की जो विक्ट्री है, चुनाव का जो सेहरा अगर किसके सर बंधना है, तो देखिए लीडर तो हेमंत सोरेन है, और हेमंत सोरेन शायद अगले मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, कोई कारण नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं बने। उन्हें भी तरह तरह से तंग किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, उन्हें फिर जब वो बाहर आए तो उनके जो प्रपोजर थे उनको खरीद लिया गया, ये सब सारी चीजें हुई। लेकिन वो जो एक क्रूशियल पीरियड था 3-4 महीने का, जब वो जेल में रहे, और उसके बाद भी लगातार उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके बारे में मैंने गहन चर्चा की थी आज से 11 दिन पहले, और मैंने ये कहा था कि कल्पना सोरेन जो मैया योजना को लेकर के जा रही है लोगों के पास, मैया, जैसे मैंने बताया था, झारखंड में मैया का अर्थ होता है बेटी, बच्चा, बच्चा मतलब बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। तो वो मैया का अर्थ ये होता है, और वो कहीं ना कहीं ट्राइबल पॉपुलेशन कल्पना सोरेन को मैया के रूप में आइडेंटिफाई भी कर रहा था कि वो मैया है, वो बेटी है झारखंड की, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शी इज अ ट्राइबल बाय बर्थ ऑल्सो, मुर्मुर, मैया मुर्मुर, उनका नाम कल्पना मुर्मुर है, और उनकी अपब्रिंग, उनके फादर एक भारतीय सेना में थे, तो उनकी अपब्रिंगिंग एक फौजी चाइल्ड, जो कहते हैं ना फौजी किड, आर्मी किड, फौजी चाइल्ड के रूप में हुई, तो वो उनके अंदर वो फाइंडनेस है, वो शोभनेस है, और वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल परिवार को बिलोंग करती है। अगर झारखंड स्टेट आज की तारीख में है, तो वो उनके ससुर और हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन का तो रोल तो मतलब कि कोई नकार ही नहीं सकता। गुरु जी, झारखंड आज झारखंड अगर एग्जिस्ट करता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, गुरु जी, गुरु जी की तो कई कहानियां हैं जो कभी मैं बताऊंगा, कि जो, और चूंकि हम लोग उस जमाने में जब गुरु जी अपने परवान पे थे, आंदोलन के परवान पे थे, तो उस समय मेरे पिताजी की रिहाइश भागलपुर में थी, और हमारे कुछ संबंध बोकारो, धनबाद वगैरह में थे, तो वो जो गुरु जी का जो इन्फ्लुएंस वाला इलाका था, उससे आना जाना हमारा खूब होता था उस इलाके से, तो उनका एक अपना लेवल इन्फ्लुएंस था। तो इन सारी चीजों को कंसोलिडेट किया, और जो कहीं ना कहीं ट्राइबल पॉपुलेशन को एक ये भी लगा कि देखिए जो बीजेपी ने जो किया हेमंत सोरेन के साथ, वो ठीक नहीं किया। वो ट्राइब जो कहते हैं ट्राइबल अस्मिता को उसने ठेस पहुंचाया, ट्राइबल स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, कि हेमंत सोरेन के ऊपर कुछ जिस तरह से उनको खदेड़ा गया, जिस तरह से वो दिल्ली गए, वहां उनको अरेस्ट करने की बात चली, और रातों रात वो गाड़ी में बैठ करके बिल्कुल अचानक वो आउट ऑफ, कहते हैं ना, ही बिकेम आउट ऑफ सर्कुलेशन, वो गायब हो गए, नेटवर्क से बिल्कुल बाहर चले गए, और फिर वो अब तरह हुए रांची में जाकर के, लोग कहते हैं 24 घंटा वो गाड़ी चला करके दिल्ली से भाग करके वो रांची पहुंचे, और फिर उन्होंने सत्ता स्थानांतरण किया, और उसके बाद वो अरेस्ट हुए। तो ये सारी बातें जो हैं बड़ी लीजेंडरी स्टोरीज बन गई इस चुनाव के अंदर, चुनाव की जो नैरेटिव सेट हुई उसमें ये बड़ी लीजेंडरी स्टोरीज बन गई, लीजेंडरी स्टोरी सेट हो गई। और वहां पर जब वो 3 महीने जेल में रहे, तो एक आहत पत्नी के रूप में, एक आहत बेटी के रूप में कल्पना सोरेन ने जबरदस्त कैंपेन किया,
और मैया कैंपेन का पैसा भी गया लोगों के खाते में। तो आप जो हम लोग बार बार एक बात कह रहे थे कि पिछले बार चुनाव के डिफरेंसेस, जो वोट के डिफरेंसेस थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां जीती थी वो कम थे, लेकिन इस बार तो धुआंधार, जी इस बार की जो मार्जिन है तो धुआंधार मार्जिन आप देखेंगे। मतलब कि कुछ सीटें तो 64,000 वोट की थी, 64,000, 80,000 वोट से सीटें जीती गई, तो बिल्कुल धुआंधार। तो एक तो कारण ये रहा कि जो जो सोरेन परिवार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कंसोलिडेशन था, और चंपई सोरेन के बाहर जाने से, मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा, मैंने अपने वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि चंपई सोरेन कोई इतने बड़े नेता नहीं है कि बीजेपी ये सोचती कि उनको लेकर के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपसेट, ऐसा नहीं हुआ। चंपई सोरेन कोई वो एकनाथ शिंदे नहीं थे। एकनाथ शिंदे, उन्होंने सोचा चंपई सोरेन, उन्होंने एकनाथ शिंदे का चेहरा देखा, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब राजनीति के अंदर हर एक जमीन अलग है, हर एक भूमि अलग है, हर एक नेता अलग है। जी तो चंपई सोरेन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और रादर इन्होंने चंपई सोरेन के जाने से पूरी तरह से इन्होंने कंसोलिडेट किया और डिवास्टेटिंग मार्जिन से इन्होंने चुनाव जीता है। मेरे ख्याल से 52-55 सीटें, कितनी सीटें हैं जी लास्ट काउंट में इनको? जी, झारखंड में मैं बता दूं, झारखंड में बीजेपी अलायंस जो है वो 24 सीटों पर जीता, और जेएमएम अलायंस जो है 56 सीटें उसे मिली हैं। और पिछली बार 56 से सीट। देखें तो 8 सीटों की, जी 56 सीटें, 56, और पिछली बार से देखें तो 8 सीटों की बढ़त है, जिसमें जेएमएम के हिस्से 34 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं, और आरजेडी को भी 4 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी 21 सीटें ले पाई है इस बार, और एजीएससी को 1 सीट और जेडीयू को 1 सीट मिली है, और बीजेपी अलायंस को 6 सीटों का नुकसान हुआ है। जी, अब मैं यहाँ पे एक बात और, एक तो ये था कि जो जो ट्राइबल वोट का कंसोलिडेशन था वो पूरी जी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे हुआ। जो और इनके जो ट्राइबल नेता जो थे भारतीय जनता पार्टी के, वो उस तरह से अपनी अपनी सीट पे तो जीते, लेकिन वो ऐसे कोई इफेक्टिव नहीं हो पाए। बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का क्या लगा, जो बीजेपी के पास बाबूलाल मरांडी तो थे पहले से, फिर इसने चंपई सोरेन को रिपोर्ट किया, और आखिरी में चुनाव आने के पहले जो बिल्कुल एब्सोल्युटली डिस्क्रेडिटेड लीडर्स, मधु कोड़ा की बीवी गीता कोड़ा को टिकट दिया, शामिल करा करके, रैंक करा कर, वो प्रदीप बाल मच्चू की वाइफ गीता बाल मच्चू को टिकट दिया। क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट लीडर्स मधु कोड़ा जो है, मेरे ख्याल से वो चुनाव जो हारी है मधु कोड़ा, वो अच्छे खासे मतों से वो चुनाव हारी। और ये गीता बाल बच्चू तो 64,000 वोट से चुनाव हारी। मधु कोड़ा जगन्नाथपुर में चुनाव हारी, जो उनका बिल्कुल पॉकेट ब्यूरो कहा जाता था। तो इन लोगों को, इन फॉरवर्ड प्लेयर्स को ला करके, जो मतलब एक जो रणनीति रही है ये भारतीय जनता पार्टी की, कि बाहर से लोगों को ले आओ अपने यहाँ और उनको चुनाव जितवा दो, ऐसा चल नहीं पा रहा। झारखंड में तो नहीं चला। और मैंने आपको 2 एग्जाम्पल मधु कोड़ा का और गीता बाल बच्चू का, गीता कोड़ा, गीता बाल बच्चू का 2 उदाहरण आपको दिया। एक जो बात, एक तो जो पहले चरण में तो चलिए ट्राइबल का वोट था और उसकी कंसोलिडेशन हुई, ये सारी बातें हुई। दूसरी बात, जो सेकंड फेज का जो वोट था, जो संथाल परगना का इलाका जो है और जो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, वहां पर तो इंडिया अलायंस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस की वो बहुत बड़ी मदद, मैं ये कहूंगा को बहुत बड़ी मदद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मिली। उन्हें ना कोई ज्ञान है कि वहां की राजनीति क्या है, ना उन्हें कोई ज्ञान है कि वहां का सोशल कॉम्पोजिशन क्या है, ना उन्हें वो समझ है कि वहां पर जो बांग्ला बोलने वाला मुसलमान है वो बांग्लादेशी नहीं है, वो वहीं का मुसलमान है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो बैटल ऑफ पलासी का, सिराजुद्दौला का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। और आप वो सोशल फैब्रिक में जबरदस्ती आप वो बांग्लादेशी फैक्टर जो घुसाने का कोशिश कर करके सोशल फैब्रिक को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो चल नहीं पाए। जी। और वहां पर जो पाकुड़ सीट है, जहां पर जो कि बिल्कुल बंगाल से नेबरिंग, 86,000 वोट से जीता, 86,000 वोट्स। जी उसी इलाके में स्टीफन मरांडी चुनाव लड़ते हैं, 61,000 वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा। जो ट्राइबल, मुस्लिम, हिंदू, बंगाली, हिंदू, बंगाली स्पीकिंग हिंदू, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम,
ट्राइबल, इनका जो एक ताना बाना वहां पर जो था झारखंड के सलखान परगना इलाका में, उसको हेमंता विश्वा शर्मा जो आए थे कि उसको वो छित विचित कर देंगे, रादर वो उसको कंसोलिडेट करके चले गए। उनकी भाषा का प्रयोग, उनका मतलब कि ऐसे इश्यूज को उठाना जो इश्यूज वहां पे नहीं है, तो ये वहां के लोगों को उसने कंसोलिडेट कर दिया और उन लोगों ने जम करके इंडिया अलायंस के समर्थन में वोट दे दिया। तो राहुल गांधी की जितनी भी नाराजगी हो हेमंता विश्वा शर्मा से, दोनों में बहुत ही कठोर वाणियों का एक्सचेंज होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को एक थैंक यू का टेलीग्राम हेमंता विश्वा शर्मा को भेजना तो बनता है कि उनके ही चलते इतना जबरदस्त इनको लीड और इनकी पार्टी की जो 16 सीट आए हैं इस बार, वो हेमंता विश्वा शर्मा के कारण आए हैं और किसी के कारण नहीं आया है, ऐसा मेरा मानना है। और ये तथ्य भी है, मेरे मानने से क्या होता है, ऐसा जनता का मानना है और वो तथ्य भी है, जनता ने इस बात को दिखाया। एक बात और, बीजेपी को ये बात समझनी चाहिए कि वो या तो वो कास्ट की पॉलिटिक्स कर ले या वो हिंदू समाज की पॉलिटिक्स कर ले। अगर कास्ट की पार्टी को इंडिया अलायंस साथ लेकर के चलती है, राष्ट्रीय जनता दल, मेरे ख्याल से उसका 5 सीटें जीता राष्ट्रीय जनता, आरजेडी को भी 4 सीटें मिली है जी। हाँ, और उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है। हाँ, इन्होंने 10 सीटें, जी क्या कह रहे थे आप? जी, मैं कह रहा हूँ कि जीएमएम के साथ रहने का फायदा कांग्रेस और आरजेडी दोनों को ही मिला है और काफी अच्छा स्ट्राइक रेट दोनों ही पार्टियों का रहा। मैं एक बात जो कहना चाह रहा था कि जो कास्ट की पॉलिटिक्स है, जो कास्ट की पार्टी, जो यादव कम्युनिटी की पार्टी है, वो तो गई इनके साथ, कास्ट की पार्टी आरजेडी के साथ, और आरजेडी को यादव काफी बड़ी संख्या में है झारखंड में, आपको ये बता दें, यादव कम्युनिटी के लोग, इन्होंने काफी अच्छे नंबर से वोट दिया है इंडिया अलायंस को। वो जो गुड्डा पार्लियामेंट्री सीट है जहां से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं निशिकांत दुबे, बड़े ही बीजेपी के दमदार सांसद हैं, बड़े ही मतलब कि वो काफी एक्टिव रहते हैं, काफी नामी सांसद हैं, उनकी सीट पर, गोड्डा सीट पर हारी, पुरैया हाट सीट पर, जिसका वो शॉल वॉल लेकर के गए थे अभी देने के लिए किसी को, वहां के चादर को लेकर के गए थे, वो सीट हारी। यादव बहुल क्षेत्र है, उन्होंने वहां पर दिया इंडिया अलायंस को वोट। MY कॉम्बिनेशन, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन जबरदस्त काम किया वहां पर। ऑन दी अदर हैंड, आपने एक कास्ट, बीजेपी ने एक कास्ट पार्टी को अपने साथ में लिया, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, AGSU, सुदेश महतो की पार्टी जी, 10 में 1 सीट जीती है जी, मात्र 10 में 1 सीट जीती है, मांडू की सीट, वो भी 231 वोट से, वो भी 231 वोट से। उनके जो लीडर हैं सुदेश महतो, वो 23,000 वोट से चुनाव हारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आप ओबीसी का वोट सोच रहे थे कि AGSU, जो कुर्मी कम्युनिटी का वोट, जो महतो कम्युनिटी का वोट आप ले आएंगे, आप नहीं ला पाए। तो बीजेपी को समझना चाहिए कि या तो वो कास्ट की पार्टियों के साथ, या तो कास्ट की राजनीति करे, कास्ट सेंसस की बात करे, या वो हिंदू समाज की बात करे। तो दोनों में पैर रख के चलने से ये तो 10 सीट इनकी बिल्कुल पानी में गई। अब मुझे लगता है कि बीजेपी अगर 10 सीटों पे खुद लड़ी होती तो 10 में मुझे लगता है 2-3 सीट तो जरूर लेकर के आती इनसे, मतलब 10 में 9 सीट हार जाना और मात्र एक सीट जो जीती है 231 वोट से, ये तो बिल्कुल वेस्टेड इन्वेस्टमेंट रहा, मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का। एक बार मैंने आपको, और जो पिछले इसमें जो हमने ये हुआ था कि जब बातचीत हुई थी तो मैंने ये कहा था कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वहां का, वो काफी शिथिल पड़ा हुआ था। मैंने ये भी बात आपको, जो हम लोगों ने जो डिस्कशंस किए हैं 2 बार, जो डिस्कशंस हमारे हैं, लोग जाकर के देख सकते हैं उसको प्लेलिस्ट में। झारखंड फेज 1 पैशनेट बैटल JMM वर्सेस बीजेपी, और दूसरा है विल मैया ओवरराइड बेटी इन झारखंड।
ये दोनों में आप देखिए, हमने बात करी थी कि कैसे वहां पर जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो शिथिल पड़ चुकी है। बाबूलाल मरांडी थोड़ा इनर्ट थे, और फिर उन्होंने इंपोर्ट किया हेमंता विश्वा शर्मा को। जब देखा कि ये बहुत और बिगाड़ रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर के आया, और शिवराज सिंह चौहान ने जो भी इनकी जो वहां पर लास्ट मोमेंट पे जो रिक्लेमिंग रही है, वो शिवराज सिंह चौहान, और दूसरा जो आरएसएस का कैडर, जो वनवासी परिषद और जन कल्याण, जो जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सरस्वती शिशु मंदिर, जो इस तरह की जो हैंड आर्म्स है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन लोगों ने काम किया है, जो कि इनकी कई जगहों पे इज्जत बचने को ही रही। अर्बन वोट्स इनको जरूर मिले हैं, रांची हो, जमशेदपुर हो, हजारीबाग हो, ये 3 जो प्रोमिनेंट शहर जो इनके हैं, मतलब झारखंड के, डाल्टनगंज 4, हालांकि डाल्टनगंज में तो मार्जिन बहुत बहुत ही कम है, लेकिन जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग, इन तीनों जगह तो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये शो करता है कि धनबाद में हालांकि एक सीट तो ट्रेड यूनियन वाली सीट तो अरूप चटर्जी हो गई है, जो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट है। तो कहने का मतलब ये था कि अर्बन वोटर्स ने अभी भी इनको साथ दिया है, और वट एवर रीजन झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्बन इलाके में कभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं रहा है। कांग्रेस ने लेकिन रांची में एक सीट निकाली है, हटिया की सीट निकाली है शायद। तो कहने का मतलब ये था कि अगर हम झारखंड के चुनाव को रैप अप करें, तो जैसा कि हमने अपने पिछले इसमें कहा था, अपने पिछले डिस्कशन में कहा था, आज से एक तो 8 दिन पहले, 8 दिन का मतलब हो गया कि मेरे ख्याल से 15 तारीख को, और एक 11 दिन पहले, मैंने 11-12 तारीख को जो हमने कहा था, बिल्कुल उस पर जो बेटी, जो मैया योजना जो थी, और मैया योजना जिसकी लीडर कल्पना सोरेन जिसकी चेहरा थी, उसने बिल्कुल बीजेपी के बेटी योजना को धूल दूसरित कर दिया, क्योंकि उस बेटी योजना के लिए कोई चेहरा इनके पास था ही नहीं। उस बेटी योजना को लेकर के कोई चेहरा उनके पास था ही नहीं। और हमने एक बात आपको और उस दिन कही थी कि झारखंड प्रदेश में आज तक कोई महिला नेत्री नहीं पैदा हुई है, कोई वुमेन लीडर नहीं पैदा हुआ है, और कल्पना सोरेन शायद वो पहली वुमेन लीडर झारखंड प्रांत को मिल गई है, और उन्होंने अपने इस महिला लीडर के रोल को बखूबी निभाया। और ये जो मैया योजना को लेकर के जगह जगह गई हैं, मेरे ख्याल से उसने मेरा तो ये मानना है कि उसने एक मोमेंटम प्रोवाइड किया झारखंड को, और प्लस जो एक स्वाभिमान को ठेस लगी थी, ट्राइबल स्वाभिमान को ठेस लगी थी, हेमंता विश्वा शर्मा की जो सोशल फैब्रिक के साथ छड़काने करने की कोशिश थी, ये सारे फैक्टर्स ने मिलकर के झारखंड में आज इतनी बड़ी जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिलवाई। जी, और जेएमएम ने भी कल्पना सोरेन को फेस बनाया हुआ भी है, और चुनाव के बाद वो पार्टी की तरफ से सामने भी आ रही हैं और जीत की बधाई भी ले रही हैं, और पीएम मोदी की भी बधाई मिली है हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन ने बधाई स्वीकार भी कर ली है। तो ये तो सर झारखंड का रहा। और मुझे लगता है, जैसे आपने पहले कहा भी था, कि झारखंड में बीजेपी और जेएमएम में उस तरीके से अलगाव नहीं है, या उस तरीके से कटुता नहीं है जिस तरीके से दूसरे राज्यों में है, दूसरी पार्टियों में। और जैसा कि पीएम मोदी ने बधाई देकर के दिखाया भी, और हेमंत सोरेन ने उसको स्वीकार भी किया। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो वहां पर क्या समीकरण रहे सर? वहां पर भी आपने बहुत पहले आकलन कर लिया था, और वो जैसे एकनाथ शिंदे फैक्टर आपने कहा था पहले भी कि बहुत काम करेगा, और देखिए आज जो रिजल्ट आए हैं महाराष्ट्र में, बीजेपी जो है 237 सीटों पर जीती है, जो अभी अंतिम नतीजे मिले हैं, और 52 सीटों की बढ़त मिली है उसे। कांग्रेस 47 सीटों पे आई है, 30 सीटों का घाटा हुआ है। और जबकि अगर हम अब अगर नतीजे देखें, तो बीजेपी को 134 सीटें मिली हैं, और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना रही है उसे 57 सीटें मिली, उनका भी स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा है। और जो एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार के बीच मुकाबला था, तो अजीत पवार की पार्टी को 41 सीटें मिली, और शरद पवार सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाए हैं। तो आपने पहले भी ये बातें बता दी थी सर कि कौन सा फैक्टर वहां काम कर रहा है, और बिल्कुल उसी तरीके से नतीजे आए।
देखिए, ये जो दो बातें हैं, एक तो मैंने जो हमारा जो वो कार्यक्रम जो था आज से 3-4 दिन पहले वो हम लोगों ने किया था, जिसपे हमने कहा था कि अ, जिसका मेरे ख्याल से टाइटल ये था कि आज से 5 दिन पहले, जी। और उसमें मैंने ये कहा था कि जो है सो कि ये जो हमारे जो एकनाथ शिंदे जो हैं, वो एकनाथ शिंदे यहाँ पर इनका जो है सो मैं आपको शब्द सुना देता हूँ जो हमने कहा था कि द आउटकम ऑफ जी। महाराष्ट्र असेंबली पोल्स इज लिंक टू व्हाट नंबर वुमेन कम आउट टू वोट इन लास्ट Lok Sabha polls. The difference between male and female voters was to the tune of 4%. Now, with Chief Minister Eknath Shinde pushing women economic benefits, the turnout of women could prove to be X factor in outcome of Maharashtra polls. ये मैंने कहा था। और महाराष्ट्र जी। में क्या हुआ? अनप्रेसिडेंटेड पोलिंग हुई है इस बार महाराष्ट्र में। 1994 के बाद सबसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में इस चुनाव में रहा। तो इसका मतलब ये था कि एकनाथ शिंदे जो है सो अपने उनका जो पुश था, और जो उन्होंने जो बहन योजना जो बनाई थी, बेटी बहन योजना, उसका जो पुश था वो महिलाओं को, और मैंने ये भी कहा था कि पिछले चुनाव में जो महिला और पुरुष के वोटिंग में 4% का अंतर था, कि महिलाएं उदासीन थी वोटिंग के प्रति। और उस जो लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर कि गठबंधन जो है, ये एमवीए जो है, वो 48 में से 30 सीटें जीती थी। उस समय मैंने ये बताया था कि महिलाएं बाहर नहीं निकली थी वोट डालने के लिए। 4% का अंतर था महिलाएं और पुरुषों के वोट के बीच में। लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो नेचुरली है कि इसको वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। तो वोटिंग महिलाओं ने निकल करके वोट दिया है, और उनको जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एकनाथ शिंदे ने प्रोवाइड किया है, उस इकोनॉमिक बेनिफिट्स के व्हाट यू कॉल ग्रेटिट्यूड में वोटिंग करी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो मैंने कही थी, मराठा वोट की बात करी थी, तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, ये अजीत पवार, ये 3 लोग थे इस चुनाव में। और देवेंद्र फडणवीस नॉन मराठा वोट्स के लीडर, जो एक रेनबो कॉलिशन, जो नॉन मराठा रेनबो कॉलिशन बनता है, उसके लीडर है। और एकनाथ शिंदे खुद मराठा है। तो मराठा ये कैसे भूल जाते? वो जरांगे का एक फैक्टर था कि जरांगे बहुत इन्फ्लुएंस करेगा चुनाव को, और ये करेगा वो। और लोग कहते हैं जरांगे शरद पवार का प्रोटीजी है। लेकिन लोग इस बात को कैसे भूल जाएंगे कि महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर इस समय एक मराठा है। वोट जो वहां पर था, वो मराठा वोट जो वहां पर था, वो मराठा वोट, तो उनको अपने एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर के साथ जाएगा या किसी और के साथ जाएगा? तो मराठा वोट जब निकल करके एकनाथ शिंदे के नाम पर उसने वोटिंग करी, उसका बेनिफिट जो है सो अजीत पवार को भी मिला। तो जो मराठा वोट का शिफ्ट, जो शरद पवार के नेतृत्व से जो मराठा वोट का शिफ्ट जो हुआ है, वो कोई अजीत पवार के लिए नहीं हुआ है, वो शिफ्ट हुआ है एकनाथ शिंदे के लिए। और वो जो मोमेंटम एक बार आता है, एक जो जैसे कि मैंने कहा कि वो जो मोमेंटम एक बार बिल्ड होता है किसी के लिए, तो फिर सारी पार्टियां अच्छा परफॉर्म करती हैं। जैसे मैंने झारखंड में, हम लोगों ने कहा कि झारखंड में जो अलायंस ने सक्सीड किया, उस अलायंस की सारी पार्टियों ने अच्छा परफॉर्म किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या सीपीआई हो, सभी ने अच्छा परफॉर्म किया। उसी तरह से जब एक मोमेंटम आ जाता है अलायंस के अंदर, तो उस मोमेंटम में सारी पार्टियां अच्छा परफॉर्म करती हैं। और मैं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ी, पिछला चुनाव भी लड़ी थी, उसके पहले का चुनाव भी। देवेंद्र फडणवीस को पिछले बार चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, उनको डिनाई किया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वोटर के मन में ये डर तो था ही कि देवेंद्र फडणवीस को वापस आना चाहिए था, जो नहीं अलाउ किया उद्धव ठाकरे के एम्बिशंस ने। और उसके बाद
इस बार उन्होंने विद वेंजियंस जो बीजेपी का वोटर था वो देवेंद्र फडणवीस को वापस पाने के लिए वोटिंग करी। दूसरी तरफ मराठा वोटर्स ने कहा कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर है, हम और ये भी चुनाव में है, ये भी एस्पायरेंट है, ये एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर है, हम इसको क्यों ना मजबूत करें। तो मराठा वोट्स भी शिफ्ट हुए, एकनाथ शिंदे के लिए शिफ्ट हुए। इसका बेनिफिट अजीत पवार को ही मिला। और जो परिवारों की लड़ाई थी उसमें जो पैट्रियार्क परिवार जो था, नई पीढ़ी आगे निकल गई और पुरानी पीढ़ी पीछे रह गई, शिवसेना के मामले में भी और एनसीपी के मामले में भी। और क्योंकि इस अलायंस का पार्टनर कांग्रेस थी तो कांग्रेस को भी खमियाजा भुगतना पड़ा। तो जैसा अगर आप मुझसे ये पूछें कि अगर आप महाराष्ट्र में जो इस लैंडस्लाइड विक्ट्री जो आई है उसका आप श्रेय किसको देंगे, तो मैं ये कहूंगा उसका श्रेय मैं जो मेरी फाइंडिंग आज से 1 हफ्ते पहले की थी जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि एकनाथ शिंदे विल प्रूव टू बी द एक्स फैक्टर इन द चुनाव, इट हैज कम करेक्ट जी। और ये आपने पहले बता ही दिया था। दर्शकगण प्लेलिस्ट में जाकर के उसको दोबारा से देख सकते हैं। उसको दोबारा से और इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लोगों ने झारखंड के बारे में और महाराष्ट्र के बारे में क्या कहा। हम ज्यादा बातें करना नहीं चाहते इसके बारे में कि हमने इतने लाख सर्वेयर उतार दिया। हम बहुत छोटी संस्थान हैं, इतने हमारे पास साधन नहीं है कि, लेकिन हम एक ऑनेस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और जो ऐसे सरकारी एफिडेविट में लिखा जाता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, तो जो मेरी जानकारी है और मेरा जो बिलीफ है उसमें मैं अपने बेस्ट एक रिजल्ट देने की कोशिश करता हूं। और पब्लिक डोमेन में अमित जी आपसे जुड़ने के बाद पहली बार पब्लिक डोमेन में ये चीजें मैं कर रहा हूँ, वरना मैं प्राइवेटली कई सालों से इस तरह के एनालिसिस करता रहा हूँ और हमारे कई दोस्त हैं जो कि इसके बारे में जानते हैं और हर एक चुनाव के पहले मुझसे पूछते हैं। तो आपने मौका दिया और आज इसके बारे में हम चर्चा करते रहे। और मैं तो ये कहूंगा कि सरस्वती का आशीर्वाद है कि हम लोगों ने जो एकेडमिक स्टडी की, जो सच्चे मन से एकेडमिक स्टडी की, उसके रिजल्ट्स जो हम लोगों ने पाए वो रिजल्ट अल्टीमेटली जो वोटर की जो मंशा थी उससे मैच कर गए। और यही हमारा ये है, हम कहीं भी ये क्लेम करना नहीं चाहेंगे कि हमारे पास। जी पूछिए, आप क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी बात है सर। जैसे आपने कहा कि आप बहुत समय से ये काम कर रहे हैं और पब्लिक डोमेन में अपने पहली बार ये बातें बताइए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने समय से आप इतना सही आकलन कर पा रहे हैं। ये चीज पब्लिक डोमेन में और पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि देखिए तमाम एग्जिट पोल्स होते हैं, अखबारों की हेडलाइंस रंगी जाती हैं, इस पे कितनी बातें होती है, मगर आप एक सही आकलन कहें राजनीतिक दिशा किधर जा रही है, इसे समझ पाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है सर। मैं तो यही कहूंगा। देखिए आज के समय में हमारा जो राजनीतिक नैरेटिव जो है बड़ा मुश्किल है उसके अंदर बात करना, क्योंकि अब मुझसे लोग, अब जैसे जब मेरे जो पिछले 2 वीडियो आए, कहते यार तुम तो कमाल कर रहे हो, तुम एक तरफ इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हो, एक तरफ एनडीए को सपोर्ट कर रहे हो। अरे भाई मैं कहाँ सपोर्ट कर रहा हूं? मैं तो जो मेरा अन्वेषण है, जो मेरा रिसर्च है, मैं उसके रिजल्ट बता रहा हूं। मैं कहाँ सपोर्ट कर रहा हूं? मैं तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक नहीं हो सकता? क्या एक इंडिपेंडेंट सोच का आदमी नहीं हो सकता क्या? और कहीं कोई ये बंदिश है क्या कि अगर मैं बीजेपी के किसी नेता को लाइक करता हूँ, कुछ चीजों को लाइक करता हूँ, तो मैं इंडिया अलायंस कुछ चीजों को लाइक ना करूं, या इंडिया में कुछ चीजों को लाइक करता हूं तो बीजेपी में चीजों को लाइक ना करूं? मेरा तो ये मानना, पीवी नरसिम्हा राव इस देश के अगर प्रधानमंत्री नहीं हुए होते तो ये देश भुखमरी के कगार पे होता है। जो उनकी जो इकोनॉमिक सोच थी, मनमोहन सिंह ने जिस तरह से उसको दिशा दी वो बहुत अच्छी थी। और उसके बाद अटल जी के सरकार ने, और उसके बाद जो ये मनमोहन सिंह की फिर सरकार जो आई, इन्होंने बहुत अच्छी दिशा दी। आज हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है देश में। तो लेकिन इसके पीछे कोई ये बात नहीं है कि ये खराब लोग हैं या दुष्ट लोग हैं, ऐसी बात नहीं होती। कैपेबिलिटीज होती हैं, चांसेस होती हैं लोगों की।
आज इकोनॉमिक बिल्कुल क्राइसिस इसलिए है कि मे बी वो जो उनकी जो सोच है, उनकी जो ये है, वो कामयाब नहीं है। आज ही आया है कि रुपए का वैल्यू फिर गिर गया है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत नीचे चला जी गया है। खैर, इसके बारे में बात कभी और करेंगे। लेकिन अमित जी, आज हम लोगों ने काफी लंबा डिस्कशन कर लिया। तो मुझे आपको आज पहली बार पब्लिक डोमेन में मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने जो चुनाव में इतने सालों से प्राइवेटली दोस्तों के बीच में प्रिडिक्शन करता था, बताता था, स्टडी के रिपोर्ट्स रखता था, वो आज पहली बार पब्लिक डोमेन में कर रहा हूं, और वो भी 100% सही आए। कुछ लोग मुझसे ये पूछेंगे कि सीट तो आप बताते नहीं है। तो नहीं, मैं सीट नहीं बताता, मैं सीट नहीं बताता हूं, मैं नंबर्स नहीं बताता हूं। और जो ये सीट बताने वाले लोग हैं, अगर उनसे आप पूछ दीजिएगा कि आप 32 या 35 सीट बता रहे हैं, उनका नाम बताइए, वो बता नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं एक जेनेरिक स्टडी करता हूं, और जेनेरिक स्टडी में जो चीजें निकल करके सामने आती हैं वो आपके सामने रखता जी सर, फिर से बधाई के पात्र हैं आप, और फिर से बधाई है आपको हम मेरी तरफ से भी और दर्शकों की तरफ से भी, कि बिल्कुल बुल्स आई जिसको कहते हैं, आपने सटीक सही निशाना लगाया, और वो भी इतने समय पहले, जहाँ की पल पल राजनीति बदलती है, पल पल गतिविधियां और घटनाएं बदल जाती हैं। इतने पहले आपने, और जिन फैक्टर्स की आपने बात की, उन्हीं फैक्टर्स पे चुनाव हुआ, और वही फैक्टर्स काम आए, वही फैक्टर्स काम करते हुए दिख रहे हैं। तो एनालिसिस तो अभी भी बहुत तरीके से होता रहेगा। देखिए, चुनाव हो जाने के बाद, रिजल्ट नतीजे आ जाने के बाद, आप नतीजों को बहुत तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन नतीजे आने से पहले, वोट पड़ने से पहले अगर आप एनालाइज कर पाए कि राजनीतिक दिशा किधर जा रही है, तो एक मजे हुए राजनीतिक महारथी की संज्ञा दी जा सकती है आपको, जिसने इतने, चूंकि आपका भी काफी लंबा अनुभव रहा है, पत्रकारिता इतने समय से आप कर रहे हैं, और भी देश की राजधानी दिल्ली में रहकर के आपने पत्रकारिता की है, और बहुत एक्टिव पत्रकारिता की है, तमाम बड़े अखबारों से आप जुड़े रहे हैं, सीनियर पोस्ट पर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो सारे अनुभव कहीं ना कहीं काम आते ही हैं। और जिस तरह से आप शोध और रिसर्च के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत फायदे की बात है सर। हम जो यही चाहेंगे कि आप, जो आपका ज्ञान है और जो आपका नॉलेज है और जो आपका परसेप्शन है, और जो समझ पाते हैं आप राजनीति की हवा को, दिशा को, आप उसे लेकर हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिए दर्शकों के बीच, ताकि जो हम पहले भी बार बार बोलते आ रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे भी आपने कहा भी, कि जो हो रहा है हम वो देख रहे हैं, ना कि अपना परसेप्शन हम रख रहे हैं। जो जनता का परसेप्शन है हम वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि इस प्रोग्राम की मदद से, इस प्रोग्राम में जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया जो चीज भूल रहा है, हम उसको फॉलो कर सके। जो पहले भी बात हम करते थे कि जिन मुद्दों को अखबार और टीवी चैनल छोड़ रहे हैं, उनको पकड़ पाए, और जिस नजरिए को वो भूल चुके, उस नजरिए को हम बरकरार रख पाए। यही हमारी कोशिश रहती है। पिछले प्रोग्राम्स में जिस तरीके से हमारा आकलन रहा, नतीजे वही आए हैं। तो ये वाकई खुशी की बात है, इस चैनल के लिए भी, आपके लिए भी, हम सब लोगों के लिए, दर्शकों के लिए भी, क्योंकि अगर वो हमें इतना प्यार दे रहे थे और अपना समय इतना दे रहे थे, तो उन्हें वो मिला जो वो चाह रहे थे, जो सही आकलन वो चाह रहे थे, उन्हें वो मिल पाया। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज जुड़ने के लिए फिर से, और फिर से बधाई के आप पात्र हैं। फिर से बधाई है आपको इस सही आकलन के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हम चाहेंगे कि आज जरूर आप कमेंट करें और बताएं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कैसी है, जो हमने चुनावों को लेकर आकलन किया था उस पर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद अमित, थैंक यू सो मच।